नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, जैसा कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी हमेशा से भारत की दबी हुई आवाज़ को उठाने का काम करता है, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। इसी दरमियान हमारे बीच में भारत देश के वर्तमान हालातों को लेकर के जो लोकतंत्र को खत्म करने पे आमादा है, कुछ ऐसे अराजक तत्वों के द्वारा जो लगातार विपक्ष के द्वारा जिनका विरोध किया जा रहा है और वर्तमान समय में जो भाजपा सरकार के द्वारा जो स्थिति बनी हुई है, सामाजिक मुद्दे हों, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, चाहे वो ईवीएम मुद्दा हो, चाहे वो इलेक्टोरल मुद्दा ही क्यों ना हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी की हत्या से संबंधित मुद्दा ही क्यों ना हो, चाहे वो केजरीवाल दिल्ली सीएम का ही मुद्दा क्यों ना हो, चाहे वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का मुद्दा ही क्यों ना हो। तो ये आज का खास वीडियो सिर्फ आज आपके लिए विशेष मुद्दा साबित होगा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी, जो 30 नवंबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर ने इसको बनाया था, जिसके मेरे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय सेन जी हैं। तो आज हम इन सभी मुद्दों को लेकर के एडवोकेट विजय सेन जी से हम जानना चाहेंगे कि आपका इन मुद्दों को लेकर के क्या मत है। सबसे पहले आपका स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। धन्यवाद। आपका भी जो है बहुत बहुत स्वागत। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार भारत में लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने के लिए वर्तमान सरकार जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उनके मंत्री चाहे क्यों ना हो, चाहे केंद्र में बैठे बड़े दिग्गज नेता क्यों ना हो, हर वह दिग्गज नेता संविधान को खत्म करने पे आमादा है। उनके लगातार बयान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया क्यों ना हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया ही क्यों ना हो, बराबर प्रकाशित हो रहे हैं। तो वर्तमान में खास एक मुद्दा अभी और चर्चित आ गया है। अभी हाल ही में भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा ने जिस प्रकार ईवीएम का विरोध सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने मोर्चा निकाल करके किया था, जिसका बहुत ही तेजी के साथ में यह मुद्दा गरमाया था पूरे भारत में, उसी को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ईवीएम के ऊपर फैसला सुनाया है और जो निर्वाचन आयोग को जो नोटिस भेजी है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय जी हैं, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछा और उनको एक नोटिस दी है और उनसे जवाब मांगा है। सर्वप्रथम एक प्रश्न ये उठता है कि भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो भारत का, उसकी पहचान के लिए उससे आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आधार कार्ड मांगा जाता है कि ये जो व्यक्ति आधार कार्ड दिखा रहा है वह व्यक्ति है कि नहीं। इसी क्रम में जो भारत के मतदाता हैं, भारत
कि 70% जो जनता है वो गाँव में निवास करती है। उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विषय में ना तो किसी प्रकार का टेक्निकल ज्ञान है, ना तो वो उससे भली भांति पूर्वक परिचित है। वह जिस भी प्रत्याशी को अपना मत देता है और ईवीएम मशीन में जो बटन दबाता है उससे वो संतुष्ट नहीं हो पाता है कि उसने जो बटन दबाई है क्या उसके द्वारा दिया गया वोट चुनाव चिन्ह पे गया है कि नहीं गया है, सबसे बड़ा प्रश्न। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि भारत का जो आम मतदाता है, यदि सरकार ईवीएम मशीन की रट लगाए हुए है तो ईवीएम मशीन के साथ जो वीवीपैट लगा हुआ है उसमें जो पर्ची निकल के आती है वो कुछ सेकंड ही उसमें दिखाई देता है, जिससे आम मतदाता जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया है वो जान ही नहीं पाता है कि उसके द्वारा दिया गया वोट उस प्रत्याशी को मिला है कि नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय जी ने यह कहा है कि जो आम मतदाता है उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए कि उसके द्वारा जो वोट दिया गया है वो जिस प्रत्याशी को उसने दिया है, जिस चुनाव चिन्ह पर उसने वोट अपना दिया है उसको मिला है कि नहीं। जी। उसके लिए वीवीपैट से जो पर्ची निकले वो पर्ची उसको दिया जाए और उस पर्ची पे वो देखे जिस चुनाव चिन्ह पे उसने वोट दिया है उस पे उसको वोट पहुंचा है कि नहीं। उस पर्ची को जो है एक बैलेट बॉक्स बनाया जाए और उस बैलेट बॉक्स में उस पर्ची को डाला जाए। जब भी मतगणना हो तो ईवीएम मशीन में जो वोट पड़े हैं और वीवीपैट की पर्ची द्वारा जो बैलेट पेपर में बैलेट बॉक्स में जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती की जाए। जी। तभी सही मायने में लोकतंत्र स्थापित होगा और भारत के आम मतदाता जिसने अपना वोट दिया है वो संतुष्ट हो पाएगा और सही मायने में चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्ष का दल हो उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बेईमानी कर रही है। वीवीपैट मशीन में उसने काला शीशा लगा रखा है जिसे आम मतदाता ये जान ही नहीं पाता है उसने जो वोट दिया है उस प्रत्याशी को गया है कि नहीं गया है। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है उसमें तत्काल रूप से ये आदेशित करें कि वीवीपैट से जो पर्ची निकले उस पर्ची को जिसने वोट डाला है उसको दी जाए और उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाला जाए, तभी सही मायने में भारत में लोकतंत्र स्थापित होगा। क्या लगता है कि इस नोटिस से भाजपा सरकार में दहशत का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जो लगातार बेईमानी करता चला आ रहा है उसमें दहशत का माहौल है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं रहता है और जो मीडिया है वो
वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन के रह गई है, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है। वह निष्पक्ष मीडिया नहीं रह गई है, वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार प्रसार कर रही है, जबकि उसको चाहिए कि जो विपक्षी दल है उसकी भी आवाज को वो बुलंद करे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक पक्षीय मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, वो एक पक्षीय काम कर रही है। हाँ जी हाँ, वो एक पक्षी काम कर रही है और जनता को भ्रमित कर रही है, गुमराह कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार 400 के पार। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जो शब्द आपने रखे हो वो बिल्कुल जायज शब्द हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्या मोदी सरकार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के बड़ा चिंतित है, घबराई हुई है? जैसा कि हाल ही में जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, जो एसबीआई के द्वारा जो भाजपा सरकार को, जिसमें हजारों करोड़ जो डोनेशन दिया गया है, मोदी सरकार, भाजपा सरकार इससे कितना घबराई हुई है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बेईमानी का राज खुल गया। भाजपा सरकार ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए वसूले हैं, जिसे भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हजारों करोड़ रुपए वसूले हैं, एक तो पहला पॉइंट यह है, उसने चंदे के बदले धंधा दिया है। चंदे के बदले धंधा का मतलब यह है कि भारतवर्ष के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए वसूल किए हैं और उन्हीं कंपनियों को ठेके दिए गए, जिससे यह साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम भ्रष्टाचार किया है और जनता के पैसे की बर्बादी की है, जनता के साथ ईमानदारी नहीं की है, उसके साथ विश्वासघात किया है। ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर जो विपक्षी दल हैं, उनके जो नेतागण हैं, उन नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए कि आप जो है एक संगठन में ना आए, इंडिया संगठन में पहुंचकर उसको मजबूत ना बनाए और हमारे द्वारा बनाए गए एनडीए संगठन में आ जाए, तो ईडी और सीबीआई आपकी जांच नहीं करेगी और आपको साफ सुथरा घोषित कर देगी। मतलब आपका है कि जो नेता एनडीए में नहीं है, जो नेता भाजपा में नहीं है, जो विपक्ष में है, अगर वो नेता विपक्ष में रह करके अगर वो कालाबाजारी करता है और वो अगर भाजपा में आ जाता है, तो वो गोरे से काले से गोरा हो जाता है, और विपक्ष में रहता है तो वो काला साबित होता है और उसके ऊपर ईडी सीबीआई लगा दी जाती है। जैसा कि हाल ही में लगातार अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल का जिस प्रकार उनके ऊपर ईडी सीबीआई का जो छापा डाला गया और जिस प्रकार उनकी गिरफ्तारी की गई, तिहाड़ जेल भेजने तक जिस प्रकार उनके ऊपर जो ईडी के द्वारा जो दबाव बनाया गया, और उधर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। इस सब के पीछे ईडी सीबीआई क्या लगता है कि भाजपा सरकार 2024 में अपने डर से बौखलाई हुई है? क्या कारण है कि
चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल सहित को लेकर के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को ईडी सीबीआई के सहारे जेल में डालने का काम भाजपा सरकार कर रही है। यह कहीं ना कहीं क्या लगता है कि भाजपा सरकार 2024 में हार का सामना कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से बिल्कुल डर गई। अब की बार भाजपा को पूर्ण रूप से ये विश्वास हो गया है कि वो सत्ता में नहीं आने वाली है। इस हार की बौखलाहट से विपक्षी दल के जो नेतागण हैं, जो ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, साफ सुथरी छवि के हैं, उनके ऊपर दोषारोपण लगाकर, गलत तथ्यों को दिखाकर, जबरन, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दिलाया और उनको जेल भेज दिया। इसी प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। इससे यह साबित होता है कि भाजपा में हार का भय है। जो वो 400 पार का नारा दे रही है वो बिल्कुल नहीं आने वाला है। और अब की बार विपक्षी दल जो एक साथ आए हैं, इंडिया गठबंधन, उसकी सरकार बिल्कुल बनना तय है। जो 400 की बात भाजपा सरकार कर रही है वो बिल्कुल सत्य है। वो इंडिया गठबंधन के सांसद जीतने वाले हैं, ना कि भाजपा और एनडीए के गठबंधन से जीतने वाले सांसद नहीं है। इंडिया गठबंधन के सांसद 400 के पार जाएंगे। 400 के पार, इसका मतलब एनडीए नहीं, इंडिया जा रही है। इस यही डर है कि भाजपा सरकार इन सभी चीजों से घबराई हुई है और बड़े दिग्गज नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है अपने ईडी सीबीआई को के सहारे। अंतिम सवाल हम आपसे अंतिम सवाल करते हुए, क्या लगता है कि भाजपा सरकार ईमानदार, निष्पक्ष, निर्भीक रूप से काम कर रही है भारत देश के अंदर? चाहे वो राज्य स्तरीय उनकी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार ही क्यों ना हो। जैसा कि लगातार मोदी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं, हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करते हैं। हमारा यह सवाल है, क्या केजरीवाल ने जिस प्रकार एजुकेशन के तहत काम किया और उनके ऊपर जो भ्रष्टाचारी का जो आरोप लगाया गया, हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री के ऊपर जो ईडी सीबीआई को लगा करके जो जिस प्रकार उनकी गिरफ्तारी की गई, उनको भ्रष्टाचारी ठहराया गया, ठीक उसी प्रकार मुद्दा बीच में आ जाता है। इसी बीच में सपा नेता सांसद मुख्तार अंसारी की जेल में रहते हुए हार्ट अटैक बता करके उनकी मृत्यु को दर्शाया जाता है। ये इनको गुंडा माफिया का दर्जा दिया जाता है। क्या भारत में जो सरकार बैठी है सिर्फ वो ही निष्पक्ष हैं? विपक्ष में जितने भी लोग हैं क्या वो सब भ्रष्टाचारी हैं? क्या वो समाज को लूटने वाले लोग हैं? और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो बिल्कुल नेक और साफ हैं? क्या आप इस पर अपना क्या वक्तव्य देना चाहेंगे? नहीं, मेरा ये वक्तव्य है कि भाजपा जो है, जो केंद्र में भी है और राज्य सरकारों में भी है, वो ये कतई नहीं चाहती है
कि ईमानदार और साफ सुथरी छवि के लोग शासन सत्ता में काबिज हों। भाजपा जो भ्रष्टाचार के माध्यम से धन लूटने का काम कर रही है, यदि वो सत्ता से बेदखल हो गई और विपक्षी दलों की सरकार आ गई तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को आप क्या नाम देना चाहेंगे? चाहे वो केजरीवाल हो, अगर वो मान लेते हैं छोटा सा अगर कोई घपला होता है तो उसको भ्रष्टाचार कहते हैं, और आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को क्या नाम देना चाहेंगे? देखिए, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में काबिज है। इसलिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो उसने करोड़ों रुपए वसूले हैं, उसकी बदौलत भारत के पूंजीपति और उद्योगपति वर्गों को फायदा पहुंचाया है और उनके करोड़ों रुपए जो लोन के रूप में थे उसे माफ किया है। जबकि विपक्षी जो दल हैं उनको भी चंदा मिला है, लेकिन कानूनन रूप से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड असंवैधानिक घोषित हो गया है तो सभी दलों से उन करोड़ों रुपए को वसूलना चाहिए और जनहित के लिए उसको रिजर्व बैंक में जमा करवाना चाहिए। यह सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग यदि उस धन को वापस नहीं करते हैं, जो दोषी हो उसे जेल के अंदर डाल देना चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्तार अंसारी की मौत जो है एक सोची समझी भाजपा की रणनीति है, उनकी साजिश का हिस्सा है और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर जनता ध्यान न दे पाए, इसलिए जो है जनता का जो ध्यान है उसे मोड़ने के लिए उनकी हत्या करवाई गई है, जिसे मुख्तार अंसारी ने अपने पत्र के माध्यम से सूचित भी किया है। भाजपा की यही सोच रहती है हमेशा कि उसने जो गलतियां की हैं, विकास कार्य नहीं किया है, जो उसने भ्रष्टाचार किया है, जनता का ध्यान उस पर न जा करके दूसरी ओर जाए, जिससे वो पुराने मुद्दों को भूल जाए और भाजपा जो शासन सत्ता में है हमेशा काबिज रहे। अंतिम सवाल, जैसा कि इंडिया और एनडीए और अभी अखिलेश यादव यूपी में जो पीडीए बनाए रखे हैं, और एक अभी नया मोर्चा हुआ आया है जिसमें ओवैसी और पल्लवी पटेल सहित नेताओं ने उसमें एक साथ में अपना नया मोर्चा गठित किया है। आपकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी लोकसभा 24 चुनाव को लेकर के किस किस क्षेत्र से प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है? जो जहां तक रिपब्लिकन पार्टी की बात है, अभी जो है 5 लोगों की लिस्ट फाइनल की गई है, जो कि लखनऊ के करीबी जिले हैं, सीतापुर, लखीमपुर, बांदा। इन जिलों से रिपब्लिकन पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और जनता में जाएगी, भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। यह नाम कितनी जल्दी ओपन होने वाले हैं? या जल्द ही नाम जो है रिपब्लिकन पार्टी अपनी लिस्ट के माध्यम से जारी कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों को समय दिया। आज
द बुद्धिस्ट टाइम्स की स्क्रीन पर मौका दिया। साथियों, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आपसे खास गुजारिश है, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी भारत के दबे कुचले, वंचित, शोषित, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आवाज को उठाने के लिए हमेशा बुलंद आवाज को देश के कोने कोने में बढ़ाने का काम करता है, उठाने का काम करता है। यह कर्तव्य है आपका कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आप जैसे भी हो सके हमें सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे हमारी आवाज़ और भी मजबूत हो सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। हमारे नए खास दर्शकों से अपील है कि जो नए दर्शक आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।